सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। चारधाम की शीतकालीन यात्रा अब शुरू होगी। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग में अधिकारियों को आदेश दिए हैं। यात्रा की तैयारियों के साथ ही यात्रा के प्रचार प्रसार के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि यदि श्रद्धालु जीएमबीएन के गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो उन्हें 10% की छूट मिलेगी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कब से शीतकालीन यात्रा शुरू होगी, क्या तैयारियां सरकार की हैं, क्या बताया गया है सुनील? देखिए अनुपम, हाल में ही न्यूज 18 ने भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया था कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय पंडा पुरोहित हैं, उनकी मांग रही है सालों से कि शीतकालीन यात्रा शुरू की जाए। क्योंकि ग्रीष्मकाल में जो धामों में जो यात्रा होती है, शीतकाल में शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं, यानी कि चारधाम यात्रा बंद नहीं होती। तो लोगों की मांग थी कि शीतकाल की यात्रा को भी शुरू किया जाए, क्योंकि कपाट बंद नहीं होते इस दौरान शीतकालीन प्रवास स्थलों के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि शीतकालीन प्रवास जो शीतकालीन यात्रा है उसको जोर शोर के साथ शुरू किया जाए। और आज मुख्यमंत्री ने शासन के जो तमाम आला ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग ली और उनको ये निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द शीतकालीन जो यात्रा है उसको शुरू किया जाए, उसकी व्यवस्थाएं की जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शीतकाल में भी उत्तराखंड आए, चारों धामों में आए, यहाँ की जो वादियां है, जो खूबसूरती है शीतकाल में, उसका भी आनंद उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को करीब 525 एकड़ जमीन ट्रांसफर की है। सीएम धामी के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद अब एयरपोर्ट का विस्तार हो सकेगा। पौड़ी में कुछ दिनों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर नेपाली था और उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर बनवाया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आखिर किस आधार पर नेपाली शख्स का यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, जबकि परिवहन विभाग ने कहा है कि आधार कार्ड के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है यहाँ पे, उसका हम लाइसेंस बना देते हैं। अब विदेशी मूल से आने वाले लोगों के यहाँ आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये उनको जानकारी नहीं है। ये सिस्टम का फेलियर है। इस मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है। उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है, क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है। तो आधार उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। ये जो मैटर अभी आप लोग मेरे संज्ञान में ला रहे हैं कि एक ड्राइवर के द्वारा न केवल यहाँ वाहन चलाया गया और उसके द्वारा 2 बच्चों को कुचला गया या घायल किया गया, तो इस क्रम में आरटीओ और एडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट की एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं। और उस कमेटी के माध्यम से आधार कार्ड अगर इनके बने हैं या अगर उनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लिए गए हैं और वो यहाँ पे वाहनों को चला रहे हैं, तो नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुनि की रेती नीम बीच पर गंगा में नहाने के दौरान एक शख्स पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम डूबे शख्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक लापता शख्स का कोई पता नहीं चल सका है। ऋषिकेश से खबर, जहां पर नरेंद्र नगर में देर रात एक तेल का टैंकर हाईवे से लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतारकर दोनों घायलों का रेस्क्यू किया और दोनों घायलों को एम्बुलेंस से नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पौड़ी में देवप्रयाग के पास एक टैंकर के खाई में गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के देवल गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है और शाम होते ही गुलदार बस्तियों में दिखने लग रहे हैं। गुरुवार रात भी अंधेरा होते ही गुलदार गांव में पहुंचा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं गांव में गुलदार दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन में जुटी है। निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। हरीश रावत के बयान पर उनके ध्रुव विरोधी कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने कहा कि हरीश रावत का बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने वाला है। वहीं चुनाव में हार और जीत अगर नेतृत्व की सफलता और असफलता तय करती है, तो हरीश रावत कई बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ऐसी बातें खुद पर ही लागू करें। जो बयान मोदी योगी धामी नैरेटिव के बारे में आया है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है। और चुनाव में हार ही अगर नेतृत्व की सफलता और असफलता का पैमाना है, तो हरीश रावत जी खुद इतनी सारी हारों के बाद किस नैतिक आधार पर इस बात को कह रहे हैं। हरीश रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मोदी, योगी और धामी जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, वो कोई नैरेटिव नहीं बल्कि वास्तविकता है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, उसी के कारण वो 60 साल तक सत्ता में रही, लेकिन आज उसका मुस्लिम वोट छिटक गया है और वो क्षेत्रीय दलों के हाथ में चला गया है। आपके यहाँ के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव तय किया है। सीएम योगी और धामी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ नहीं पा रही है और नहीं तोड़ पाएगी, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, ये नैरेटिव नहीं है, वास्तविकता है। इतिहास उठाकर देखें, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और उसी के कारण 60 साल तक वो सत्ता में रही, लेकिन आज उसका मुस्लिम वोट उसके हाथ से छिटक गया है। वहीं एक बार फिर न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हमने संविधान के सर्वधर्म संप्रभाव को आगे बढ़ाया। किसी और को अगर उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण दिख रहा है तो यह अलग बात है। हमने तो संवैधानिक व्यवस्था और सनातन का तुष्टीकरण दिखाई देता है। आपको बता दें कि कल भी हरीश रावत ने कहा था कि मोदी, योगी, धामी के नैरेटिव की काट कांग्रेस को खोजनी चाहिए। आपने अभी आरोप लगाया था बीजेपी नेताओं पे कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नैरेटिव सेट कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेता इस पे कह रहे हैं कि ये नैरेटिव नहीं, यही सच्चाई है, हकीकत है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसी के आधार पर उसने नीति बनाई, देश में सत्ता हासिल की। देखिए, हमने तो सनातन से ये लिया, हमारे बड़ों ने लिया, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी लिया, और हमारे संविधान ने भी वही नैरेटिव लिया, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम का, और इसीलिए हम उसी पर काम करते रहे हैं। यदि उसको किसी को तुष्टीकरण दिखाई देता है तो हमको वो पुष्टिकरण दिखाई देता है जो है सनातन का और संवैधानिक व्यवस्था का जो है। बाहरी राज्यों से आकर नैनीताल शहर में अवैध रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रशासन ने इन सभी का एक हफ्ते में वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। वेरिफिकेशन के दौरान दुकानदारों को दस्तावेज देने होंगे और नगर पालिका की शर्त को पूरा करना अनिवार्य होगा। साथ ही अवैध दुकानदारों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए लोग स्थानीय लोगों के हकों पर डाका डाल रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। लंबे समय के बाद अब विकासनगर के डाक पत्थर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जर्जर बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक पत्थर में जर्जर हो चुके 52 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया है। न्यूज 18 ने जर्जर भवनों के हालात और खतरे को देखते हुए प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से डाक पत्थर इलाके में बनी जल विद्युत निगम की कॉलोनी के जर्जर बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और अब तक 275 जर्जर बिल्डिंगों में से 52 जर्जर भवनों को विभाग गिरा चुका है। इन जर्जर बिल्डिंगों को खाली कराने के लिए लोगों को कई बार नोटिस दिए जा चुके थे। खतरा तो था ही, उसको तो मतलब ये था कि काफ़ी सालों से रह रहे थे और कर्मचारी भी लोग रह रहे थे, तो मतलब खतरा तो था ही था और खतरे के ही उसके अंदाज से रहते हुए हम यहाँ पर खतरे के तो बीच में रह ही रहे थे। बस ये था कि वो हम अपने स्वयं की इच्छा से रह रहे थे। इन कॉलोनी के भवनों में सरकारी कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोगों ने भी बड़ी संख्या में कब्जे कर रखे थे, जिनको हटाने में पिछले 1 दशक से विभाग के पसीने छूट रहे थे। हालांकि इन जर्जर मकानों पर बुलडोजर चलाने के दौरान टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विधायक का कहना है कि उन्होंने अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर मुख्य सचिव को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सेक्रेटरी को, उद्योग सचिव को तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। मुझे जवाब भेजते हैं हमने इतने पट्टे सील कर दिए, इतने भंडारण रद्द कर दिए, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अवैध खनन बहुत जोरों से है, जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो काम नहीं कर रहे और बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार चरम पे है, उगाही बहुत जबरदस्त है। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने खनन सामग्री से लदे 3 डंपरों को पकड़ा है। अवैध रूप से खनन सामग्री ढो रहे और सड़कों पर दौड़ रहे डंपरों को पुलिस ने सीज कर दिया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 62 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि नशे को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है और कोई शख्स नशे का सामान बेचता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के कई निजी अस्पताल नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, जो मरीजों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि विभाग ने ऐसे 24 से ज्यादा अस्पतालों पर कार्रवाई की है। साथ ही 18 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। हमने 2 दर्जन से ज़्यादा चिकित्सालय चिन्हित कर लिए हैं। उनके ऊपर जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के अंतर्गत जो नैदानिक स्थापना हमारा है उसके तहत जो है कार्रवाई भी की गई है, जिसमें कि आर्थिक दंड मेन उसमें क्लास है, उसका भी पूरा परिपालन किया जा रहा है। और हमारी टीम लगातार ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर कि ऐसे लोग क्लिनिक खोले होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। क्लिनिक से काम हो जाता है लोगों के लिए। देखिए, यदि कोई हॉस्पिटल हमें अप्लाई करता है, इसमें नियम है कि कौन कौन सी विशेषज्ञ चिकित्सक की उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां गवर्नर ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई हैं। सर्दियां शुरू होते ही जहां बिजली की दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, वहीं अब बाजार से हर दिन महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है प्रदेश का ऊर्जा विभाग। क्या यह पूरा मामला, आइए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड में सर्दियां शुरू होते ही बिजली उत्पादन अब धीरे धीरे घटने लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाला UJVNL हर दिन 8 से 9 मिलियन यूनिट तक ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है और जैसे जैसे बर्फबारी शुरू होगी ये क्षमता और भी कम होगी। वहीं मामले में MD UJVNL का कहना है कि प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्ट नदियों के पानी पर निर्भर है
और सर्दियों में नदियों में पानी कम होने के चलते प्रोडक्शन भी गिर जाता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है रामगंगा प्रोजेक्ट, जो कि यूपी इरिगेशन और उत्तराखंड यूजेवीएनएल का सम्मिलित प्रोजेक्ट है। उसमें जो डैम का ऑपरेशन है, चूंकि वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है, उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, तो उनसे हमने उनके एचओडी को मैंने पत्र भी लिखा है, उनसे वार्ता भी करी है और डिफरेंट लेवल्स पे हम उनसे वार्ता कर रहे हैं और हम ये प्रयासरत हैं कि 1 दिसंबर से वो उस परियोजना को शुरू कर दें। उत्तराखंड में इन दिनों हर दिन 40 मिलियन यूनिट की जरूरत है और ठंड बढ़ते ही ये खपत 48 से 50 मिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। जबकि यूपीपीसीएल को सभी स्रोतों से अभी 30 से 32 मिलियन यूनिट ही हर दिन बिजली मिल पा रही है और बिजली किल्लत दूर करने के लिए यूपीपीसीएल को हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ रही है। वर्तमान में हमारी रिक्वायरमेंट 40 एमयू की है, जिसमें से 8 साढ़े 8 एमयू देता है हमें हमारा स्टेट शेयर जनरेशन जो होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, और 16 एमयू हम लेते हैं सेंट्रल से, और कुछ हमारा जो होता है बैंकिंग होती है वो रिटर्न में मिलती है 7 एमयू 8 एमयू ये आ जाता है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट जो बचता है वो 9 एमयू के आसपास जो हम लोग जो है वो मार्केट से परचेज करते हैं। कुल हमारी रिक्वायरमेंट जो 40 एमयू 100% फुलफिल करते हैं। सर्दियों में जिस तरह से बिजली का उत्पादन घट रहा है, जिसको पूरा करने के लिए विभाग महंगी बिजली खरीद रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में सीधे आम जनता की जेबों पर देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में इन दिनों हो रही शादियों से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन शादियों की वजह से जगह जगह जाम लग रहा है और मैरिज हॉल वाले हैं कि पुलिस और प्रशासन की सुनने तक को तैयार नहीं। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में इन दिनों शाम होते ही सड़कों पर नाचते ऐसे बारातियों की टोली खूब रंग जमा रही है, लेकिन खुशी और सुरूर में मस्त इन बारातियों की वजह से हजारों लोग जाम में फंसने को मजबूर हैं। लोग जाम में ना फंसे, इसके लिए शादी सीजन शुरू होने से पहले पुलिस और प्रशासन ने मैरिज हॉल मालिकों की बैठक बुलाई थी, जिसके तहत हर शादी की खबर पुलिस को करनी थी। लेकिन मैरिज हॉल मालिक सारे नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और लोग जाम से जूझ रहे हैं, इसलिए पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेने को मजबूर है। देखिए, शादियों के सीजन को लेके जो हमारे थाने हैं और बाकी जितनी भी टीम है उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा, खास तौर से जो बारातों का प्रोसेसन मेन रोड पे चल रहा है उसको लेके भी हमने कहा कि बिना अनुमति का भी इस तरह से प्रोसेसन निकालते हैं जिसमें यातायात बाधित होता है तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। दरअसल शादी सीजन शुरू होने से पहले पुलिस ने बैंड वालों से लेकर डीजे बैंक्वेट वालों तक के लिए 7 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की थी। बारात स्वागत के लिए भी नियम बनाए गए थे, लेकिन सारे नियम सड़क पर नाचते इन बारातियों के आगे दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब मैरिज हॉल जाकर इन्हें सबक सिखा रही है, वो भी चालान और नोटिस जारी कर। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।